आजकल हर 100 में से 5 बच्चों को हो रहा है डिप्रेशन। और फिर भी डिप्रेशन सबसे बड़ी मेंटल हेल्थ का कारण नहीं है बच्चों में। एक बीमारी है जो कि इससे भी बड़ी है, जो कि 100 में से 10 बच्चों को हो रही है। और ये एक क्रॉनिक बीमारी है, मतलब कि इन 10 में से 6 बच्चे बुढ़ापे तक इस बीमारी से जूझने वाले हैं। और इनफैक्ट इन 6 में से 5 लोगों को ये बीमारी और भी अलग अलग मेंटल हेल्थ इश्यूज देगी, जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी। मैं बात कर रहा हूं ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर की। इस वीडियो में आप बात करते हैं कि यार ये बीमारी है क्या चीज़, इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं और ये होती क्यों है, इसके पीछे का ब्रेन साइंस क्या है। यहाँ पे हम बात करेंगे न्यूरल नेटवर्क्स की, डोपामीन, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सेरेबेलम। तो यानी कि अगर आपको या आपके बच्चे को ADHD नहीं भी है ना, तो भी ये बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है आपके लिए। और फाइनली हम ये देखेंगे कि यार इसके सोल्यूशंस क्या क्या हैं। मेडिटेशन, मेडिकेशन, मेटाकॉग्निशन, मोशन। तो आओ चालू करते हैं। तो यार ये ADHD ये कौन सी बीमारी है? तो देखो, इसमें 2 सिम्टम्स होते हैं। नंबर 1, लैक ऑफ अटेंशन। ये बच्चे जो है ना, थोड़े खोए खोए से रहते हैं। क्लास में भी अगर बैठे हैं, टीचर को देख रहे हैं, पर दिमाग कहीं और होगा, कुछ पास की बातों पे होगा, जैसे कि कल मुझे मम्मी ने डांट दिया, लगता है मुझे मम्मी प्यार नहीं करती है। या फिर कुछ फ्यूचर की बातों पे दिमाग होगा कि यार क्या आज मुझे पापा खेलने जाने देंगे। अब इसके कारण इनकी एकेडमिक लर्निंग ये थोड़ी वीक हो जाती है, क्योंकि यार क्लास में ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब इन्हें अगर होमवर्क करने बोल दो तो इन्हें बहुत समय लगने वाला है। और टीचर की सबसे बड़ी कंप्लेन ये होती है कि ये सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ध्यान नहीं होगा तो सिली मिस्टेक्स तो होंगे। अब देखो, दूसरी सिम्टम है हाइपर एक्टिव, मतलब कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं। इनसे एक जगह पे शांति से बैठा नहीं जाएगा। क्लास में भी अगर होंगे ना, तो बार बार टीचर को इंटरप्ट करते रहेंगे, खड़े हो जाएंगे बीच क्लास में ही। अगर शांति से बैठे हुए भी है ना, तो फिर तो भी इनकी हाथ पैर चल रही होगी। इनसे दोस्त भी अच्छे नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ये दूसरों की कम सुनते हैं और अपनी ज़्यादा करते हैं। अब देखो, ये सारे सिम्टम्स जो है ना, ये अधिकतर बच्चों में होते हैं, लेकिन ADHD वाले बच्चों में ये हाई लेवल पे होते हैं, जिसके कारण 3 प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें। पहली, एकेडमिक लर्निंग वीक हो जाती है, क्योंकि ध्यान नहीं लगा पाते हैं ये। दूसरी, इनकी सोशल लर्निंग वीक हो जाती है, क्योंकि ये दोस्त नहीं बना पाते हैं। नंबर 3, इनकी इमोशनल लर्निंग ये भी वीक हो जाती है, क्योंकि इन्हें ये समझ में नहीं आता है कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, और अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अगर आपके बच्चे को ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, तो 2 चीज़ें कीजिए। नंबर 1, साइकियाट्रिस्ट से मिलें, और नंबर 2, ADHD के बारे में जितना जान सकते हैं उतना जानने की कोशिश कीजिए, जो कि मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। ये ADHD होता क्यों है? अब इसके लिए हमें थोड़ा सा ब्रेन साइंस समझना पड़ेगा। पहली प्रॉब्लम होती है फॉल्टी स्विच की, TPN और DMN के बीच का फॉल्टी स्विच। अब ये क्या होता है? तो देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, ये बना होता है एक स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स से, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। ये कुछ ऐसे दिखते हैं, और हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कुछ ऐसे। ओके, इनफैक्ट हमारे ब्रेन में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। अगर तुम एक सैंड बीच पे चले जाओ ना, सैंडी बीच पे, तो जितने तुम्हारे सैंड के पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे ना, उससे कहीं ज़्यादा तुम्हारे ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं, और ये सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और कुछ ऐसे दिखते हैं। ओके, अब इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें बनाती हैं तुम्हारी मेमोरीज, और तुम्हारी मेमोरी स्टोर होती हैं इन न्यूरल कनेक्शंस के बीच में, इन न्यूरॉन की गलियों में, इन न्यूरॉन नेटवर्क्स में। अब एक बच्चा जब मान लो कि मैथ्स का होमवर्क कर रहा होता है, और उसे मैथ के कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत होती है, उस पर फोकस करने की ज़रूरत होती है, राइट? तो उस समय जो न्यूरॉन नेटवर्क है जिसमें कि वो फॉर्मूले सेव हैं, वो एक्टिव हो जाएंगे। ओके, मान लो कि ये न्यूरॉन नेटवर्क है जिसमें कि वो मैथ के फॉर्मूले सेव हैं, तो ये एक्टिव हो जाने वाले हैं। और मान लो कि जो बच्चा है वो सो रहा है, या फिर वो रिलैक्स कर रहा है, तो उस टाइम पे किसी एक चीज़ पे फोकस तो होगा नहीं। उस टाइम पे बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क्स अपने अपने एक्टिव होने लगेंगे। ऑलराइट, जब आप रिलैक्स कर रहे होते हो या फिर कुछ सोच रहे होते हो, ख्यालों में खोए हुए होते हो, तो अलग अलग ख्याल आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ दिखता है, अलग अलग न्यूरल नेटवर्क्स एक्टिव होते हैं। अब इन्हीं 2 मोड के बीच में एक इंसान का दिमाग काम करता है, बस इन्हीं 2 मोड के बीच में। या तो इंसान किसी चीज़ पे फोकस करके ध्यान लगा के काम कर रहा होता है, सोच रहा होता है, तब जिस चीज़ की मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है वो न्यूरॉन नेटवर्क एक्टिव होते हैं। इस मोड को हम बुलाते हैं TPN, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क। या फिर इंसान दूसरे मोड में होता है, जब वो ख्यालों में खोया हुआ होता है या फिर सो रहा होता है।
उस समय अलग अलग ख्याल आते रहते हैं दिमाग में। इसे हम बुलाते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, DMN। अब इसके बेसिस पे क्या तुम गेस कर सकते हो कि ADHD ब्रेन में क्या दिक्कत होगी? अब हो सकता है कि तुमने ये सोचा होगा कि ADHD वाले केस में ये जो DMN का नेटवर्क है, ये फालतू सा नेटवर्क जो कि इंसानों को खोया हुआ रखता है ख्यालों में, ये शायद ज़्यादा एक्टिव हो कंपेयर टू TPN। तभी तो ADHD वाले लोग ज़्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं, फोकस करने में उन्हें दिक्कत आती है ना? अब अगर आपने ये सोचा है तो आपका जवाब बिल्कुल ही गलत जवाब है। दो कारण हैं इसके। पहला तो ये कि DMN वाला जो नेटवर्क है, ये फालतू नेटवर्क नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। इसके बिना इंसान क्रिएटिव नहीं हो सकते हैं। खुद से सोच लो यार, म्यूजिशियन ले लो, पोएट ले लो, राइटर ले लो, कोई सा भी आर्टिस्ट ले लो, इन सभी को आइडियाज तभी आते हैं जब ये ख्यालों में खोए रहते हैं, राइट? इनफैक्ट आपको भी आइडियाज तभी आते होंगे जब आप नहा रहे होते हो, क्योंकि तब आप ख्यालों में खोए रहते हो, या फिर जब आप सपनों में बिजी रहते हो, राइट? इनफैक्ट साइंटिस्ट को भी आइडियाज तभी आते हैं। ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है केमिस्ट्री में, ये साइंटिस्ट को आया था जब वो सो रहे थे। आर्किमिडीज को बायोन्सी का जो कॉन्सेप्ट है, ये तब समझ में आया जब वो नहा रहे थे। ऑलराइट, सो ये DMN बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसान की क्रिएटिविटी के लिए, और इसलिए कभी कभी ADHD वाले जो लोग हैं ये ज़्यादा ही क्रिएटिव होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है यार? देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि ADHD वाले केस में ये TPN और DMN दोनों ही एक साथ एक्टिव होते हैं। देयर इज अ फॉल्टी स्विच बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, एक कॉमन ब्रेन में TPN और DMN ये सूरज और चांद की तरह है। जब एक एक्टिव होगा तो दूसरा इनएक्टिव, दूसरा एक्टिव तो पहला इनएक्टिव। ऑलराइट, दोनों एक साथ कभी भी एक्टिव नहीं होने वाले हैं। लेकिन ADHD वाले केस में, ADHD ब्रेन के केस में, अगर बच्चा मैथ के फॉर्मूले पे फोकस कर रहा है तो ये मैथ वाला जो नेटवर्क है ये तो एक्टिव है, बट इसके साथ साथ दिमाग और भी अलग अलग चीजें सोच रहा है। अब अगर ऐसी केस होगी तो फिर इंसान कैसे फोकस कर पाएगा यार मैथ पे? अब इसी कारण से होमवर्क करने में लंबा समय लगता है, इसी कारण से क्लास में उन्हें समझने में दिक्कत आती है, और इसी कारण से बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं वो। ऑलराइट, अब इसे ठीक कैसे किया जाए? पहली चीज तो ये कि पेरेंट्स सबसे ज्यादा ट्राई करते हैं बच्चों को मार के या डांट के तुरंत फोकस करने में मजबूर कर देने पे, बट ये बिल्कुल ही काम नहीं करता है, क्योंकि यार डांटने मारने से तुम ब्रेन की वायरिंग तो चेंज कर सकते हो नहीं, है ना? इनफैक्ट अगर आप उसे मारोगे ना तो वो उल्टा स्ट्रेस में चला जाएगा और भी अजीबो गरीब ख्याल आएंगे, DMN और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और इसलिए ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, ऑपोजिट चीज़ करता है। अब दूसरी चीज़ ये कि हाँ, आप इस वायरिंग को चेंज कर सकते हो, आप इसमें मदद कर सकते हो फॉल्टी स्विच को ठीक करने में। ऑलराइट, देखो, वो कहते हैं ना कि बचपन का ब्रेन जो होता है, बच्चों का जो ब्रेन होता है, वो एक गीली मिट्टी की तरह होता है। आप उसे कैसे भी ढालो वो ढल जाएगा। ये बिल्कुल ही सही है, साइंटिफिकली करेक्ट है। इसे साइंस में हम बुलाते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब कि आप ब्रेन की वायरिंग चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, देखो, हम देखते हैं आंखों से नहीं है, हम देखते दिमाग से, आंखों के थ्रू। ऑलराइट, अब अगर मान लो कि किसी की देखने की क्षमता खराब होगी, खत्म हो गई, तो क्या ये जो पीछे वाला जो ब्रेन है जो कि देखने में मदद करता है, ये अब फालतू का हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये पार्ट जो है ब्रेन का फिर अब क्या करेगा, ये सुनने की क्षमता में मदद करना चालू कर देगा, या तो स्मेल करने में मदद करना चालू कर देगा। और इसीलिए जो लोग देखने की क्षमता खो बैठते हैं ना, उनकी हियरिंग पावर या स्मेलिंग पावर ये बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आपको अब यकीन हो गया हो कि यस, ब्रेन की न्यूरल नेटवर्क्स, इसे हम चेंज कर सकते हैं, बट कैसे? फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज़ है मेडिटेशन। देखो, जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो हम ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं, राइट? यानी कि ब्रेन जाता है TPN नेटवर्क में। अब उसके बाद कुछ अलग अलग ख्याल आते हैं हमारे दिमाग में, यानी कि ब्रेन गया DMN नेटवर्क में। ऑलराइट, और फिर हम ब्रेन को वापस लाने की कोशिश करते हैं TPN में, यानी कि वापस से ब्रीथिंग पे फोकस। अब यही चीज़ बार बार हम लोग रिपीट करते रहते हैं, और इसी रिपीटेशन से आपका जो फोकसिंग पावर है, आपकी जो TPN पे वापस आने की क्षमता है, ये शार्प होने लगती है। ऑलराइट, सेकेंड चीज, रूटीन्स। देखो, रूटीन्स बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। अब अगर मान लो मेरा रूटीन है कि यार 6 बजे मुझे किताब खोल के पढ़ना है, फ़ोन बंद, लैपटॉप बंद, और ये मैं सालों से करता आ रहा हूँ, तो मुझे अब ये फिर से करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरा ब्रेन समझ चुका है, सीख चुका है, और उस टाइम पे मेरा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट मुझे कम करने वाला है, राइट? तो इसीलिए ADHD में भी ये फ़ायदा देता है। तीसरी चीज़, फिजिट टॉयस। अब
हाल फिलहाल में हमें ये पता चला है कि अगर बच्चे को पढ़ाई में फोकस करना है और उसका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे एक फिजिट टॉय दे दो, ऑलराइट, जिसे वो घुमाते रहेगा साइड में, और उसकी मदद से दिमाग और ज़्यादा डायरेक्शन में नहीं भटकेगा बल्कि पढ़ाई में फोकस कर पाने में उसे मदद मिलती है। चौथी चीज़, बिहेवियर साइंस। अब अगर किसी बच्चे को एडीएसडी है तो उसके पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप किसी का बिहेवियर अगर चेंज करना चाहते हो तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको ऐसे देने पड़ेंगे जिससे कि बिहेवियर में बदलाव आए। वो क्या होती है? वही आता है बिहेवियर साइंस में। अब इस पे तो खुद से ही एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है? जैसे कि मान लो कि आप चाहते हो कि आपका बच्चा क्लास में टीचर को कम डिस्ट्रैक्ट करे। तो फिर आपने बच्चे को बोल दिया कि हे, तुम एक गुड गर्ल बनो, ओके? बैड गर्ल मत बनो। अब वो बच्ची सोच रही होगी, यार ये गुड गर्ल बैड गर्ल क्या होता है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, कुछ पता ही नहीं है। ये बहुत ही वेग सा स्टेटमेंट हो गया, राइट? इसलिए एक चीज़ है कि आपको बहुत ही स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने इंस्ट्रक्शंस में। जैसे कि ये कहिए कि अगर टीचर कुछ पढ़ा रहा है और आपको कोई डाउट है तो अपना हाथ खड़ा करो और फिर जब टीचर परमिशन दे तब सवाल पूछो। ये बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शन है। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं बिहेवियर साइंस के अंदर, जैसे कि डेली रिपोर्ट कार्ड हो गया, कोपिंग मैकेनिज्म्स होंगे जो कि इसके अंदर आते हैं। तो इन सब की मदद से आप फॉल्टी स्विच इसे ठीक कर सकते हैं। एडीएसडी ब्रेन्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डोपामीन सर्किट्स की। देखो, जिन बच्चों को एडीएसडी होता है वो या तो खोए खोए से रहते हैं या तो ज़्यादा ही चंचल होते हैं, और इन दोनों ही केसेस में उन्हें एक किसी चीज़ पे फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। स्पेसिफिकली तब जब वो चीज़ थोड़ी बोरिंग हो, जैसे कि मैथ का होमवर्क करना हो गया या फिर क्लास में बैठ के टीचर की लेक्चर सुननी हो गई, राइट? लेकिन वहीं अगर उनको वीडियो गेम खेलने के लिए अगर बोल दो ना तो घंटों तक बैठे रहेंगे, एकदम खो जाएंगे उसमें, इतना फोकस करेंगे कि पता भी नहीं पड़ेगा। तो ये कैसे हो पा रहा है यार? तो देखो, अभी तुम हो सकता है कि इस वीडियो को देख रहे हो अपने मोबाइल फ़ोन पे बिस्तर पे बैठ के, लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। पिलो हैं, बेडशीट है, कर्टन है, दीवार है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन तुम्हारा दिमाग इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर रहा है और तुम्हारी आंखों को केवल इस वीडियो पे फोकस करने को बोल रहा है। सिमिलरली तुम्हारी चारों तरफ अभी बहुत सारी आवाज़ें होंगी। तुम शायद रोड पे गाड़ियों की आवाज़ें सुन रहे होंगे या फिर नीचे बच्चे खेल रहे हैं उनकी आवाज़ें आ रही होंगी। लेकिन तुम्हारा ब्रेन उन सारी आवाज़ों को इग्नोर कर रहा है और केवल मेरी आवाज़ पे फोकस करवा रहा है। तो ब्रेन बड़ा ही अमेजिंग चीज़ है। ये हमें फोकस करने में मदद करता है। कैसे? तो देखो, जब तुम्हारे ब्रेन को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन, और ये केमिकल हमें फोकस करने में मदद करता है। ये हमारे विजुअल फील्ड को फोकस कर देता है और ये हमारे ऑडियो फील्ड को भी फोकस कर देता है, ताकि हम वो चीज़ और ज़्यादा कर पाएँ और ज़्यादा इंजॉय कर पाएँ। अब जिन बच्चों को एडीएसडी होता है उनके ब्रेन में डोपामीन थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है और उनकी जो डोपामीन की सर्किट है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इसी के कारण जब वो कोई बोरिंग काम कर रहे हो, तो जैसे कि होमवर्क करना या फिर लेक्चर सुनना, तो उस समय उन्हें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आती है फोकस करने में। लेकिन वहीं अगर वो कोई वीडियो गेम खेल रहे हो तब उनका डोपामीन प्रोडक्शन भी बहुत हाई होता है, क्योंकि वीडियो गेम जैसे चीज़ें, वीडियो गेम हो गया, पेंटिंग हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, ये बहुत ज़्यादा ही डोपामीन प्रोड्यूस करती है हमारे दिमाग में। तो इन चीज़ों में उनका फोकस नॉर्मल ही रहता है, क्योंकि इन चीज़ों में उनकी भी डोपामीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। अब ये बड़ी ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसके कारण अब हम एडीएसडी वाले बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो कैसे? तो देखो, अब हमें उन्हें मदद करना है फोकस करने में, तो यानी कि ब्रेन में डोपामीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। तो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम डोपामीन का प्रोडक्शन ब्रेन में? अब इसके लिए पहली चीज़ है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। बेसिकली देखो यार, पुराने पढ़ाने के जो तरीके हैं, जैसे कि रट्टा मारने का तरीका, वो सब इन बच्चों के काम में नहीं आने वाला है, इनको मदद नहीं करने वाला है। इनकी अटेंशन उसमें नहीं लग सकती है, डोपामीन बिल्कुल ही लो रहेगा। तो इसलिए कुछ नए तरीके जो पढ़ाने के इमर्ज हो रहे हैं, जो कि ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा ही एक्साइटिंग है, उसको ट्राई करो। जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हो गया, एक्सपेरिमेंट बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, हैंड्स ऑन लर्निंग, ये सारी चीज़ें। नंबर 2, कार्डियो एक्सरसाइजेस। स्टडीज़ में हमें ये पता पड़ा है कि अगर आप 20 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा डोपामीन की प्रोडक्शन होगी और उसके कारण आप नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में ज़्यादा अच्छा फोकस कर पाएंगे। तो यानी कि अगर बच्चों को फोकस करवाना है पढ़ाई पे, तो पढ़ाई के जस्ट पहले 20 मिनट का कार्डियो एक्सरसाइज करवाइए। नंबर 3, स्लीप। अब ये तो जाहिर सी बात है यार, अगर इंसान, कोई भी इंसान अगर अच्छे से सोया हुआ नहीं है, वेल रेस्टेड नहीं है, तो वो फोकस नहीं कर पाता है। और इनफैक्ट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एडीएसडी वाले बच्चों के लिए। उन्हें पूरी की पूरी स्लीप चाहिए होती है, तो इसलिए बिल्कुल भी दिक्कत मत कीजिए स्लीप में।
इनफैक्ट यहाँ तक लोग बोलते हैं कि अलार्म लगाने की ज़रूरत नहीं है इनके लिए, जितना सोना है उन्हें सोने दीजिए। नंबर 4, मेडिकेशन। अब देखो, जितनी भी एडीएचडी की दवाइयाँ हैं ना, अधिकतर दवाइयाँ ऐसी काम करती हैं कि वो दिमाग में डोपामाइन की क्वांटिटी को बढ़ाती हैं, ताकि दिन भर बच्चे का अटेंशन और फोकस बना रहे जो भी चीज़ें वो कर रहा है। ऑलराइट। अब मुझे पता है कि बहुत सारे पेरेंट्स ये सोच रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों को यार दिमाग की मेडिकेशन ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो, ये केस बाय केस बेसिस पे होता है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा एटीएसडी नहीं है, सिंपल सा केस है, तो मे बी डॉक्टर्स मना करेंगे, डॉक्टर्स मेडिकेशन नहीं प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर मीडियम या हाई केस है तो मे बी साइकेट्रिस्ट जो है वो रिकमेंड करेंगे मेडिकेशन। तो इसलिए मेरा रिकमेंडेशन है कि साइकेट्रिस्ट से एक बार मिल लें। और अगर आपको मेडिकेशन रिकमेंड किया जाता है तो मैं कहूँगा कि लेना ज़्यादा बेटर रहेगा नहीं लेने से, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो एनी विच वेज आपकी एकेडमिक लर्निंग, सोशल लर्निंग, इमोशनल लर्निंग, ये सारी चीज़ बच्चों की डाउन होने वाली है, वीक होने वाली है। इनफैक्ट इसकी मदद से ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं। और तो और बच्चों का दिमाग हमेशा सीखता रहता है। तो यानी कि जब बच्चा मेडिकेशन पे है तो उसका दिमाग ये सीख रहा है कि कैसे अटेंशन और फोकस करना चाहिए और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसलिए होता क्या है कि थोड़ा समय बाद डॉक्टर्स मेडिकेशन की डोसेज कम कर देंगे या फिर उसे हटा ही देंगे। तो ये इनफैक्ट बेनिफिशियल होता है बच्चों के लिए। एडीएचडी ब्रेन की तीसरी प्रॉब्लम, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। स्टडी से हमें यह पता चला है कि एडीएचडी केसेस में जो ब्रेन का ये आगे वाला हिस्सा है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये थोड़ा छोटा होता है कॉमन ब्रेन के कंपैरिजन में, या फिर ये थोड़ा लेस एक्टिव होता है। अब इसके कारण प्रॉब्लम्स का क्या होते हैं? तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम है डिसीजन मेकिंग करना। ऑलराइट। अब क्योंकि ये वीक होती है, इसके कारण एडीएचडी वाले ब्रेन्स ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यार कितने समय तक मुझे वीडियो गेम खेलना है, कितने समय तक मुझे टीवी देखना है, कब टीवी बंद करना है, कब मोबाइल छोड़ना है। यानी कि इसके कारण वो ज़्यादा अडिक्टेड हो जाते हैं इन सारी सब्सटेंसेस से। इनफैक्ट स्टडी से हमें ये पता चला है कि एडीएचडी में 5 गुना ज़्यादा रिस्क है एडिक्शन का। बी इट स्क्रीन एडिक्शन, बी इट सब्सटेंस और ड्रग एडिक्शन, बी इट शॉपिंग एडिक्शन, कोई सी भी एडिक्शन। राइट। तो अब इसे ठीक करने के लिए एडवाइस यही है कि एडीएचडी के बच्चों को केयरफुल रहना चाहिए एडिक्टिव सब्सटेंसेस से। स्क्रीन्स बिल्कुल भी नहीं, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये सारी चीज़ों से दूर रखें बच्चों को जिनको कि एडीएचडी है स्पेसिफिकली। इनफैक्ट अगर आप अडल्ट हैं और आपको एडीएचडी है तो फिर सिगरेट, अल्कोहल और एनी काइंड ऑफ ड्रग्स, इन सब से दूर ही रहें। बिल्कुल भी ट्राई करने का कोशिश मत करें, क्योंकि आपको इनसे एडिक्शन होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। अब दूसरी चीज़ जिसमें कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मदद करती है वो है मॉडरेटिंग सोशल बिहेवियर। अब इसकी मदद से आप एक सर्कल में, सोशल सर्कल में, आप सोशल क्यूज़ को पढ़ पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। मतलब कि कब हंसना है, कब रोना है, कब एम्पथाइज करना है, ये सारी चीज़ें। अब अगर ये थोड़ा कमज़ोर होगा तो आपको दोस्त बनाने में दिक्कत आने वाली है, और यही होता है एडीएचडी के केसेस में। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाए? तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बच्चों को सोशल इमोशनल लर्निंग दिया जाए। राइट। ऐसे स्कूल में बच्चों को डालें जहाँ पे कि सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ाई जाती है, या फिर कुछ अलग से ही कोर्स करवाइए। ऑलराइट। इंडिया में ये बहुत ही कम जगह पे होता है, बट बाहर अगर आप देखें तो उसकी बहुत ही वैल्यू है। यूएस, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन सब जगह पे सोशल इमोशनल लर्निंग एक अलग ही सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है। अब तीसरी चीज़ जिसमें कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मदद करती है वो है रेगुलेटिंग स्ट्रेस एंड इमोशन। जैसे कि अगर आपको स्ट्रेस है, अगर आप गुस्से में हो, तो कैसे उसे कंट्रोल किया जाए और कैसे अपने मूड को चेंज किया जाए। राइट। अब क्योंकि एडीएचडी के केस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कम काम करता है तो इसलिए इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है। याद करो, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 6 लोगों को अगर एडीएचडी है तो उनमें से 5 को और भी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस हैं, जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी। वो इसी कारण से होता है। अब इसमें कैसे हेल्प किया जाए? तो उसके लिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि जिन बच्चों को एडीएचडी है उन्हें क्रिटिसाइज मत कीजिए। देखिए, वो बहुत ज़्यादा गलती करने वाले हैं कॉमन बच्चों की कंपैरिजन में। अगर आप हर चीज़ पे उनकी गलतियां पकड़ेंगे और उन्हें क्रिटिसाइज करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला है और वो उसे कोप करना नहीं सीख पाएंगे। राइट। तो इसलिए क्रिटिसाइज बिल्कुल ही ना करें या फिर बहुत ही कम करें। पहली चीज़ तो ये आपको खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप उन बच्चों की खुद की इनेट स्ट्रेंथ्स उसे पता लगाएं कि बच्चा किस में अच्छा है। क्या वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, क्या वो आर्ट्स में अच्छा है, और वो पता लगाने के बाद उस स्ट्रेंथ को डेवलप करें ताकि वो बड़ा होके खुद पे प्राउड फील कर सके, ना कि खुद से डिप्रेस्ड रहे। एडीएचडी ब्रेन की एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, सेरेबेलम। ये ब्रेन का ये पीछे वाला हिस्सा होता है, ये वाला। ये हमें मदद करता है बैलेंस करने में।
तो जब एक छोटा बच्चा पहली बार चलने की कोशिश कर रहा होता है और वो लड़खड़ा के गिर जाता है, तो माँ बाप को लगता है कि शायद इसके पैर कमज़ोर होंगे, थोड़ा और तेल मालिश कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पैरों में नहीं है, प्रॉब्लम है कि ये सेरेबेलम अभी तक बच्चे का डेवलप अच्छे से नहीं हुआ है। हाँ, अब साइंटिस्ट को स्टडीज़ में ये पता चला है कि सेरेबेलम में अगर एक डैमेज हो जाए, तो जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, जो आपको सिम्पटम्स आने वाले हैं, वो बहुत ही सिमिलर होंगे एडीएचडी वाले सिम्पटम से। तो यानी कि कोई सिमिलैरिटी है इन दोनों में। इनफैक्ट ये देखा गया है ना कि अगर आपको एडीएचडी है और आप सेरेबेलम को स्ट्रेंथन करने वाले एक्सरसाइजेस कर रहे हो, तो आपके एडीएचडी में थोड़ा फ़ायदा मिलता है। यस, अभी तक ये प्रूव नहीं हुई है, बहुत सारी स्टडीज़ पे और होने वाली है, लेकिन अगर आपको एडीएचडी है तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। अब इसे स्ट्रेंथन कैसे किया जाए? तो कुछ बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप कर सकते हो, जैसे कि एक पैर पे खड़ा होना या फिर बैलेंसिंग स्पोर्ट सीखना, जैसे कि स्केटिंग या जगलिंग। इन सब से फ़ायदा मिलता है। यूएस में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि बच्चों को ये सिखा रही हैं और उन्हें बहुत फ़ायदा देखने को मिला है। तो ये थी पूरी ब्रेन साइंस एडीएचडी की। अगर आपको या आपके बच्चे को एडीएचडी है तो आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। अगर आपके कोई और भी सवाल हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उन्हें आंसर करने की। अगर आप जानते हैं किसी और को जिसे कि एडीएचडी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें, शायद उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। और फाइनली, अगर आपको ऐसे ही एजुकेशन की वीडियोस देखनी हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब।